नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या पश्चिम बंगाल का चुनावी युद्ध खेला होबे बनाम विकास होबे में बदल चुका है? क्योंकि ममता बनर्जी कई दिनों से खेला होबे का नारा लगा रही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जोरदार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्ला भाषा में कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे यानी नौकरी होबे, विकास होबे, शिक्षा होबे, हॉस्पिटल होबे, स्कूल होबे और तो और सोनार बांग्ला होबे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी हाफ हो गई और इस बार बंगाल की जनता टीएमसी को साफ कर देगी। लेकिन इसी बीच बंगाल से लगातार दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल चुनाव का हिंसक रक्त चरित्र खुलकर देश के सामने है। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला हो गया। इस हमले में बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह से घायल हो गया। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सीधे तौर पर है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड बम से हमला किया गया। एक के बाद एक 14 बम धमाके किए गए उनके घर के पास। सवाल यह है कि हिंसा तंत्र के दम पर बंगाल विजय की कोशिश हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बम हिंसा और बंग युद्ध। बंगाल का चुनाव वाकई ऐसा लग रहा है एक युद्ध है। ये चुनाव नहीं दिख रहा जिसमें बम भी है, हिंसा भी है, अत्याचार भी है, सियासत भी है। आज का आर पार देश की सबसे बड़ी बहस बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि बंगाल के अंदर जो तांडव खेला जा रहा है, जो हिंसा हो रही है, वो दिल दहलाने वाली है। आज एक एक दृश्य आर पार में हम जो दिखाएंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे। बंगाल के चुनाव में किस हद तक हिंसा बढ़ गई है। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। कई दिनों से ममता दीदी समेत उनकी पूरी पार्टी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थी। लेकिन पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन कर ममता दीदी को इस नारे का जवाब दिया। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होबे। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है, जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है। लेकिन बंगाल के सियासी रण में चुनाव नजदीक आते ही बम तंत्र पूरी तरह हावी हो चुका है। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली के दौरान हमला हो गया। आरोप है कि यह हमला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इस हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद हॉस्पिटल पहुंचाया। 12-15 दिन पहले से लोगों के ऊपर डराने के लिए, धमकाने के लिए जानलेवा हमला हो रही है। पूर्ण पात्र को मेरे सामने हुआ, इससे दुर्भाग्य मैं भी उसको बड़ा सीरियस कंडीशन में है। मेरे को किसी ने कहा हॉस्पिटल के सामने भी टीएमसी के गुंडे खड़े हैं। और अब जरा बंगाल के इस बम तंत्र और हिंसा तंत्र का सबसे घिनौना चेहरा देखिए। उत्तरी 24 परगना जिले के जगदल इलाके में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के आसपास एक के बाद एक 14 बमों से हमला किया गया। इस हमले का आरोप भी ममता बनर्जी की पार्टी पर है। अर्जुन सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस का रवैया भी पक्षपात भरा है, क्योंकि हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीपी बायस है। सीपी को इमीडिएट एक्शन, सीपी पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि
पुलिस की उपस्थिति में बम चल रहा है, मीडिया की उपस्थिति में बम चल रहा है। तृणमूल के लोग हमला करते हैं, तृणमूल के लोग हत्या करते हैं, तृणमूल के लोग बम चलाते हैं, तो एक भी फुटेज नहीं आता है। सवाल है, लोकतंत्र में सबसे पावन माने जाने वाली चुनावी लड़ाई में हिंसा की मिलावट क्यों की जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, जिसको पब्लिक बेहद पसंद करती है। आइए आपको बंगाल के रक्त चरित्र का विश्लेषण बताते हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि आखिरकार बंगाल के चुनाव की परिस्थिति कैसी है। 1 से 7 जनवरी 2021 तक हिंसा के 23 मामले, 2 लोगों की मौत हुई। बढ़ता हूं आगे, साल 2020 हिंसा के 663 मामले, 57 लोगों की मौत हुई। 1 जून से 31 दिसंबर 2019 हिंसा के 852 मामले, 61 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगला आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला आंकड़ा व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आंकड़े को गौर से देखिए, यह देश गौर से सुने, और इस देश में जो लुटियंस गैंग है वो सुने। 2019 का लोकसभा चुनाव था, बड़ा तमाशा हुआ इस देश के अंदर कि बोला गया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा था? हिंसा के 658 मामले, 11 लोगों की मौत हुई। किसी की आवाज क्यों नहीं निकली? किसी की आवाज दिल्ली से क्यों नहीं निकली? क्या बंगाल में हिंसा जायज है? क्या बंगाल में हिंसा लोकतांत्रिक ढंग है और पूरे देश में अलोकतांत्रिक है हिंसा? ये निर्णय करना पड़ेगा। बढ़ता हूं मैं आगे। साल 2018 पंचायत चुनाव, हिंसा तो अनलिमिटेड हुई, पंचायत चुनाव कराना मुश्किल था। कोर्ट की अनुमति के बाद पंचायत चुनाव हुआ, कैंडिडेट भाग गए। कैंडिडेट्स की हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव में वहां पे भाग ले। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, बोलना पड़ा। लोगों ने झारखंड से ऑनलाइन पर्चे भरे हैं, लोगों ने बिहार से ऑनलाइन पर्चे भरे, लोगों ने ओडिशा से ऑनलाइन पर्चे भरे। कोई बंगाल में रह के पंचायत चुनाव लड़ ही नहीं सकता था। यह सत्य है, यह सत्य है, और यह तथ्य भी है। 23 लोगों की मौत हुई, यह सत्य है। इसलिए मैं कह रहा था कि आज बंगाल चुनाव में हम हिंसा की बात करेंगे, किस तरह से हिंसा किसी भी चुनाव में खराब है, लेकिन बंगाल की हिंसा पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आज भी क्रूड बम चले हैं, आज भी एक रैली पर अटैक हुआ है, लेकिन लुटियंस का एक गैंग कलकत्ता जाता है, कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पे से पार्क स्ट्रीट तक घूमता है, और उनको लगता है कि हमने पूरा बंगाल कवर कर लिया। बंगाल अगर जाना है तो मालदा जाइए, बंगाल अगर जाना है तो पुरुलिया जाइए, बंगाल अगर जाना है तो बॉर्डर के इलाकों में जाइए और जाके देखिए क्या हो रहा है वहां पर। जरूरी है, देश के लिए जाना जरूरी है, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए जाना जरूरी है। बंगाल भारतवर्ष का हिस्सा है, जैसे उत्तर प्रदेश ओडिशा है, वैसे बंगाल भी भारत का हिस्सा है। जानना समझना जरूरी है उधर क्या कुछ हो रहा है। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, ये बात मैं कई बार कहता हूं, और बंगाल की हिंसा पे भी कहता हूं। हिंसा किसी तरफ से भी हो, दर्दनाक है, खतरनाक है और गलत है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में इस समय जुड़ रही है श्रीरूपा मित्रा, बंगाल से है। आपका अभिनंदन है मैडम। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। मेरे साथ कमरुजुमा चौधरी साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ मानस जायसवाल साहब है, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता है टीएमसी के। सबसे पहले मैं मानस जायसवाल आपकी के पास आता हूं, और सवाल बहुत स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप साफगोई से बोलते हैं और इसका भी जवाब देंगे। मानस भाई, एक बात बताइए, बंगाल में हिंसा, चुनाव में हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? क्या यह लोकतांत्रिक ढंग का तरीका हो सकता है? मानस, सवाल आपसे है मेरा। तो सभी को मेरा नमस्कार, और कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको मेरा नमस्कार, और आपको भी अमित जी बहुत बहुत नमस्कार। ये बंगाल की धरती है सर, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, और हिंसा कतई हमको पसंद नहीं है, और हम हिंसा का विरोध करते हैं, और हम अहिंसा का हम सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आवाज सुनाई दे रही है सर? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है सर, बोलिए। हाँ जी जी।
सर देखिए, मैं बीच रास्ते में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। तो बंगाल एक बहुत ही सुरक्षित प्रांत है हिंदुस्तान का। और हम लोग अगर एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, जो नेशनल क्राइम डेटा है, उसमें दिख रहा है कि यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तो सर पहले 6-7 जो प्रांत हैं वो तो बीजेपी का राज्य है सर। और जहां तक हिंसा का सवाल है, हम उसकी कंप्लीटली निंदा करते हैं। और आज जो कुछ भी हुआ है, हमारी नेता हम खुद उसका निंदा करते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं, यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सेकंड, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मानस आपने बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी बात करी, बड़ी भद्र भाषा का इस्तेमाल करा। बंगाल को तो भद्र लोग भी कहा जाता है। आपने बोला कि बंगाल जो है बड़ा सुरक्षित राज्य है। बिल्कुल, बंगाल सुरक्षित राज्य होना चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2018 का जब पंचायत चुनाव था, आप टीएमसी का हिस्सा थे या किसी और पार्टी में थे? इस सवाल का मेरे जवाब दीजिए मानस भाई। हाँ जी सर मानव बी, नॉट एस बी। जी मानव जायसवाल, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। मानव जी, आप हाँ जी सर, 2018 का जब पंचायत चुनाव हुआ तो आप टीएमसी का हिस्सा थे। कैंडिडेट भाग गए थे, नहीं भाग गए थे? कैंडिडेट भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे? कौन से कैंडिडेट पंचायत चुनाव के अंदर? सर आज के डेट में तो, आज की डेट के अंदर मैं पंचायत चुनावों की बात कर रहा हूं, जब कौन इंटरवीन करना पड़ा था, क्या हुआ था पंचायत चुनावों के अंदर? कैंडिडेटों ने बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया था, झारखंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया था, ओडिशा में सुरक्षित महसूस किया था। उन्हें बंगाल में सुरक्षित नहीं लगा था। मानव, कौन बंगाल में सुरक्षित नहीं है सर? कौन बंगाल में सुरक्षित नहीं है? आइए बंगाल में कुछ दिन गुजारिए। बंगाल में कहाँ हैं आप सर? तो भाग गए थे जो बंगाल में थे। मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय है, जो कुछ दिन नहीं कई वर्षों से अब बंगाल में है। कैलाश विजयवर्गीय है मेरे साथ इस समय, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। और देश की नजर जिस राज्य पे है, बंगाल के प्रभारी। कैलाश जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात करी, उससे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता से ही सवाल पूछा था। उन्होंने बोला बंगाल सबसे सुरक्षित राज्य है। कुछ दिन तो गुजारिए बंगाल में। मैं आपसे जान रहा हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल के अंदर हिंसा, बम का खेला हो रहा है? देखिए, दीदी ने बोला ना, खेला होबे का तात्पर्य यही है कि वहाँ गोली चलेगी, वहाँ बम चलेंगे, वहाँ पर पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा, वहाँ टीएमसी के गोंस किसी भी आम आदमी को वोट डालने नहीं देंगे, उनके वोट डल जाएंगे। ये सब वहाँ पर होता आया है। और जैसा कि मैं पंचायत का चुनाव बताऊंगा, पिछली विधानसभा का चुनाव बताऊंगा आपको, कि आप किसी से भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने वोट डाला, वो कहेगा नहीं मैं वोट डाला नहीं। फिर वोट कैसे डल गया? तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर होता है बंगाल में। 10, 20, 25% लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सब टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं और वोट डाल देते हैं। ये टीएमसी का इतिहास रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन कैलाश जी एक चीज, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। टीएमसी को 22 मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उस वक्त पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतना सेंट्रल फोर्स लगा था। सेंट्रल फोर्स यदि नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग चुनाव जीत पाते। और अभी भी यदि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स का उपयोग नहीं करेगा तो चुनाव कोई भी नहीं जीत सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों की सरकार है, जो कि ममता जी के संरक्षण में यहाँ पर काम करती है। यहाँ सिंडिकेट राज है, जो कि ममता जी के संरक्षण में काम करता है। यहाँ कट मनी लेने वालों का राज है, जो ममता जी के संरक्षण में और उनके भाइपों के संरक्षण में काम करता है। एक पैरेलल सरकार है यहाँ पर असामाजिक तत्वों की, जिसको कि सिंडिकेट राज कहते हैं। लेकिन देश के अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आपने बोला सेंट्रल फोर्सेस नहीं आएंगी तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है, देखिए सेंट्रल फोर्सेस को लाकर बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का भी यही आरोप है। इसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका बंगाल में भी बड़ा इंटरेस्ट है, इससे ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2011 के चुनाव में ममता जी ने खुद इलेक्शन कमीशन से जाके कहा था कि सेंट्रल फोर्स दीजिए।
देश के उसके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे कहा था कि लोग वोट डाल सके, ऐसा वातावरण बनाए। और उस चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगा, सीपीएम की सरकार थी, लोग निर्भीक होकर वोट डाल सके। जब सीपीएम की सरकार गई और ममता जी गद्दी पर बैठी, ममता जी जैसे गद्दी पर बैठी तो वो सेंट्रल फोर्स का विरोध करने लग गई। अब उन्होंने वही टैक्टिस जो सीपीएम वाले करते थे, जो पोलिंग बूथ पे कब्जा करते थे, जो वोट डालने नहीं देते थे, वो वाली टैक्टिस उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब वो उनका विरोध कर रही है। देखिए, ये ममता जी का दोहरा चरित्र है। यही ममता जी 2005 के लोकसभा के अंदर घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने कागज फाड़कर लोकसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष के चेयर पर फेंक दिया था कि सीपीएम की सरकार घुसपैठियों को प्रवेश दे रही है और वोटर लिस्ट पे नाम लिखा रही है। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने घुसपैठियों को फिर से बुलाना चालू कर दिया और वोटर लिस्ट पे नाम लिखाकर अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र ऑन रिकॉर्ड है। कैलाश जी, मेरा एक आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल है और आप स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले कलाईकुंडा में एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, बंगाल हम जीतने जा रहे हैं और बंगाल जीतने के बाद मैं 2024 की तैयारी करूंगी, बीजेपी को दिल्ली से हटा दूंगी, बंगाल में हराऊंगी, निस्तेनाबूद करूंगी और फिर दिल्ली से साफ कर दूंगी। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। उनका यह मानना है कि वो बंगाल तो जीत रही है और उसके बाद वो दिल्ली जा रही है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। देखिए, 2 मई को परिणाम आ जाएंगे और आपके मुंह से ही हम सुनेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। पर ये जो अहंकार है, ये जो अति आत्मविश्वास है, जो अहंकार है ममता जी का, ये चूर कर देगी जनता। क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं चला, रावण का भी अहंकार नहीं चला और इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं होता। ठीक, इसको आप अहंकार ले रहे हैं, लेकिन एक विश्वास भी हो सकता है। आपको विश्वास है आपकी 200 सीटें आएंगी, उनको विश्वास है कि वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद दिल्ली से आपकी सरकार को हटाएंगी। ये विश्वास भी हो सकता है। ये अहंकार क्यों? आपकी 200 सीटें अहंकार नहीं, उनके जीतना अहंकार, ऐसा क्यों? उनकी जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए जो भी कुछ चल रहा है अभी, मैं ये नहीं कहता, मैं उनके चोट पर कोई मेरी शुभकामनाएं, वो जल्दी स्वस्थ हो, पर जो भी चल रहा है कुर्सी पर बैठकर, इससे सहानुभूति कभी भी नहीं मिलती। एक बार ध्यान रखना, लोग सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने लगे तो जनता अब नासमझ नहीं है कि पूरे की पूरे रोड शो का वीडियो हो रहा है। वो घटना जिसमें 4-5 लोग आकर धक्का देके चले गए, वो घायल हो गई, उसका वीडियो ही नहीं है किसी के पास भी। आप अंदाज लगा सकते हैं इसका? आप कितना झूठ बोलेंगे? फिर पहले आपने कह दिया कि मुझे 4-5 लोग धक्का देके चले गए, दूसरी बार फिर दूसरे दिन बयान बदल दिया कि वो तो एक्सीडेंट है। इनके चीफ सेक्रेटरी ने जो इलेक्शन कमीशन को बयान दिया है उसमें ये कहा गया है, लेकिन टीएमसी कहती है, ममता बनर्जी कहती है बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर भी हमला हुआ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से घायल हुआ जिसको धर्मेंद्र प्रधान खुद अस्पताल लेके गए। ये भी घटनाक्रम वहां पर हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप कैलाश जी? देखिए, बम भी बरामद हो रहे हैं। आज मालदा के अंदर बम बरामद हुए। यहाँ पर बम की फैक्ट्री है टीएमसी के नेताओं के हैं और मैं बहुत आरोप लगा रहा हूँ गंभीरता के साथ कि चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आम आदमी वोट नहीं डाल पाएगा। जिस तरीके से ममता जी के गुंडे अभी भी सक्रिय हैं और इसलिए सेंट्रल फोर्स, चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें और चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, इसके लिए मतदाताओं को आश्वस्त करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रतिदिन बम फेंका जा रहे हैं, प्रतिदिन गोलियां चल रही हैं, प्रतिदिन हमारी गाड़ियों में बचाव। आज आपके एक सांसद हैं वहां पर, अर्जुन सिंह, उनके घर के पास भी 14 धमाके हुए हैं। कैसे लेते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भय का माहौल है। अगर इस तरह के बम फटेंगे, इस तरह से रैलियों पर हमला होगा, ममता बनर्जी कह रही है कि उनपे भी हमला हो रहा है, तो फिर लोग वोट डालने कैसे आएंगे? बम, हिंसा और ऐसा लग रहा है कि यही बंगाल चुनाव है। रात को 2 बजे जब घर में सब सो रहे थे, 10-15 बम फेंककर लोग भाग गए। इसीलिए कि जब अर्जुन सिंह हमारे ताकतवर नेता है, जब उनके घर बम फेंक सकते हैं तो आम आदमी तो डरेगी से। तो डरने का जो एक डराने का या डरने का? डराने का। आम जनता डरे क्योंकि इतने बड़े नेता घर बम फेंक दिया तो आम जनता तो डरेगी ही। तो कुल मिलाकर भय और आतंक फैलाने की प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इसको इलेक्शन कमीशन गंभीरता से लेगा और इसके अपराधियों को उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से चुनाव आयोग को चाहिए कि प्रश्न करे कि भाई ऐसे किसी धमाके। एक सवाल, ममता बनर्जी जो प्लान खेल रही है, जो चोट को लेकर, क्या आपको लगता है उससे उनको सिंपैथी वोट मिलेगा? क्योंकि
ऐसा हमने कई बार देखा है कई चुनावों के अंदर। देखिए 10 साल का कोई मुख्यमंत्री 10 साल किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, वह चंडी पाठ करके और ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, 10 साल बाद ऐसा कहने की जरूरत पड़ी? ऐसे क्या आपने कुकर्म किए 10 साल में कि आपको 10 साल बाद ये कहना पड़ रहा है कि मुझे चंडी पाठ भी आता है? आपने कैलाश जी ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आप जय श्री राम के नारे लगवाते हैं उधर, उन्हें एंटी हिंदू दिखा रहे हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ। नहीं ऐसा नहीं, तो इसलिए आपने तो उनको 30% मुसलमान वोटों के ब्रैकेट में बांध के रख दिया था। हमने नहीं कहा, उनके कामों से हुआ। जब दुर्गा पूजा पे विसर्जन पे आप प्रतिबंध लगाएंगे और मुहर्रम के जुलूस को आप अनुमति प्रदान करेंगे, तो दुर्गा पूजा के समर्थक लोग हाईकोर्ट गए, दुर्गा विसर्जन हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। आप समझ सकते हैं कि सरकार की उसमें कितनी किरकिरी हुई, ममता जी की कितनी किरकिरी हुई। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई, उससे 10 साल बाद उनको ये कहना पड़ रहा है। अरे सफल मुख्यमंत्री हो तो ये कहता है कि मैंने उद्योगीकरण कर दिया, 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाया, मैंने इतने नए उद्योग चालू कर दिए, मैंने क्वालिटी एजुकेशन किया, मैंने इतने कॉलेज खुलवाए, मैंने इतने हॉस्पिटल खुलवाए। लेकिन देखिए आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप पे आरोप ये लगता है आप हिंदू अपीसमेंट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, कैलाश विजयवर्गीय आप इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट भी है बंगाल के। कैलाश जी आप हमारे साथ हैं? जी कैलाश जी आप बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भी है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर 30% मुसलमान वोट बैंक है। क्या जैसे आंकड़ों में कहा जाता है, हालांकि मुझे शब्द कहने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, उस 30% मुसलमान वोट बैंक माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं टीएमसी की गिनती 22% 25% से शुरू होगी। क्या बीजेपी को उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं चाहिए? बीजेपी उनको उस वोट को चाहती नहीं है? नहीं मिलेगा। देखिए मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि हमारा जो नारा है मोदी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप नारा लगाएंगे जय श्री राम का, लव जिहाद की बात करेंगे आपके लोग आकर वहां पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, तो कोई भी कुछ भी कहे, पर लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे विश्वास है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है तो रामलाल को मिल रही है, तो रमजान भाई को भी मकान मिल रहा है। आज यदि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ किसी राम प्यारे भाई को मिल रहा है तो रमजान भी को भी मिल रहा है। तो ये जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम जो मोदी जी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, 3 तलाक जैसा निर्णय लिया है, उससे बहुत सारे महिला जी मुस्लिम समाज की, वो मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को वोट देना चाहती है, और मुझे विश्वास है मुस्लिम समाज भी मैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान को लाइन पर ले रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कैलाश जी, जो कि केंद्रीय मंत्री है जिनके काफिले पर आज हमला हुआ। धर्मेंद्र प्रधान कैसे हैं आप? आपके काफिले पे अटैक हुआ, कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ दूसरी स्क्रीन पर है। देवगन जी मैं ठीक हूँ। वास्तविक आज नंदीग्राम में बहुत सारे इलाका में हमारे प्रत्याशी नेता शुभेंदु अधिकारी जी का कार्यक्रम था, उनके साथ हम भी थे। 3 जगह पे आज शुभेंदु अधिकारी जी की पूरा प्रचार अभियान पे हमला हुआ। पहले कालीचरणपुर में हुआ, फिर सोनाचोरा में हुआ, सोनाचोरा में तो मेरे सामने ही हुआ, फिर गरिया चक्र बेरिया में भी हमला हुआ। प्रजातंत्र में इस प्रकार की जो घिनौनी काम आज नंदीग्राम में टीएमसी की ओर से की गई और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से की गई, ये बहुत ही खतरनाक और हमने वो दृश्य देखे जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप अस्पताल लेके गए, आप एकदम आपने पट्टी बंधवाई, लेकिन हुआ कैसे? और क्योंकि आज बीजेपी के एक सांसद अर्जुन सिंह है, उनके यहाँ पे भी क्रूड बम चले हैं, 14 बम चले हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या आपको लगता है नंदीग्राम में हिंसा चरम पर है? नंदीग्राम पे हिंसा चरम पे है, उनकी घबराहट रोज बढ़ रही है, इसीलिए वो हिंसा को आश्रय लिए हैं। पहले सुबह आज कालीचरणपुर में हमारी जब सभा शुरू होने वाला था, उस समय में शुभेंदु जी की कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उस समय में हमारी जो कल्चरल ट्रूप था उसके ऊपर हमला किया गया, वहां 6 लोगों को आहत किया। फिर आगे जब ये सोनाचोरा एक ऐतिहासिक स्थान है नंदीग्राम के आंदोलन की दृष्टि से, वहां जब हमारी काफिला गया, शुभेंदु जी की गाड़ी आगे चला गया, मेरे गाड़ी के सामने हमारे वहां के युवा मोर्चा के एक अच्छा कार्यकर्ता जो मंडल के अध्यक्ष है, उन्हीं के पूर्णचंद्र की ऊपर बड़ी बेरहमी से लाठी से उसको मारा। क्यों ऐसे हो रहा है? जब मैं नीचे उतर के गया, देखा पूर्णचंद्र एकदम रास्ते पे लेटा हुआ था, खून से लथपथ था,
उसको वहीं से उठा के हम हॉस्पिटल भेजने का काम किए। फिर आगे जब थोड़ा मैं तो हॉस्पिटल गया, शुभेंदु कार्यक्रम पे गए, शुभेंदु की आखिरी कार्यक्रम की ओर से गौरचक्र बेरिया में फिर हमारी काफिला पे हमला हुआ। ये दर्शाती है तृणमूल के अंदर जबरदस्त घबराहट आ चुकी है, हिंसा पे वो आश्रय ले चुके हैं। इसको नंदीग्राम उत्तर देगा, जिस प्रकार ये सारे के बावजूद जिस प्रकार की जन समर्थन, जन सैलाब हमारी नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, वहां की स्थानीय प्रत्याशी शुभेंदु के प्रति है, ये अभूतपूर्व है। एक इंपॉर्टेंट बात है, देश भर में चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल में क्या चुनाव खास है? क्योंकि हमने देखा था यहां पर जब पंचायत चुनाव थे तभी जबरदस्त हिंसा हुई थी, कैंडिडेट्स को भागना पड़ा था बगल के राज्यों में। क्या आपको लगता है कि बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है? 2021 का विधानसभा चुनाव वाकई सामान्य नहीं है। क्रूड बम मिलना ये सामान्य बातें नहीं है। बंगाल में राजनीति में हिंसा ये चलते आई है, लेकिन जब शासन अत्याचारी हो जाते हैं, ये हिंसा बढ़ जाती है। अभी अभी पिछले 10 साल से जो व्यवस्था चली है, लोग उसको परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। अभी हमारे नेता कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, वो एकदम पिछले कई सालों से यहाँ इन्वॉल्व है। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारी पिछले 2-2.5 साल में हत्या की गई है, बलिदान उनकी हुई है। ये प्रमाणित करती है बंगाल की चुनाव हिंसक हो चुकी है। इस बार चुनाव में हमारा अपील है, हमारी निवेदन है चुनाव आयोग के सामने, अगर इस चुनाव को निष्पक्ष करना पड़ेगा, पैरामिलिट्री फोर्स की इम्पैक्ट और लानी पड़ेगी, निर्भय से लोग वोट दे, यही अगर हो जाएगा तो। इसमें हैरानी की बात है कि एक सांसद के घर के बाहर बम चल रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके काफिले पर अगर हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं को सामने पीटा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आम वोटर डर जाएगा, या फिर ये डराने का एक प्रयास है? देखिए, मेरा जो आज में लंबे समय के राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरा जो अनुभव है, लोग डरे नहीं है। लोग उसके बावजूद भी आज बम धमाके के अंदर, लाठी गोली के अंदर लोग हजारों संख्या में आज रास्ते पे आ रहे हैं। आज लाखों संख्या में पुरुलिया में प्रधानमंत्री जी की सभा में रहे, लेकिन जो सत्ता में है स्थानीय पुलिस की मदद से वो डराना चाहते हैं, दहशत करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने बात करी। थैंक यू सो मच। कैलाश विजयवर्गीय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, आप इतने सारे सांसदों को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन कभी और आपसे मैं पूछूंगा ये सवाल। लेकिन मेरे साथ इस समय अजय आलोक है, प्रवक्ता जेडीयू के, मेरे साथ श्री रूपा मित्रा है, प्रवक्ता बीजेपी की, चौधरी साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ जायसवाल साहब है, प्रवक्ता टीएमसी के। अजय आलोक, बिहार में भी कुछ देर पहले चुनाव हुआ है, हमने देखा है, बंगाल में भी चुनाव हो रहा है। बिहार और बंगाल अगल बगल के राज्य हैं, स्थिति देख रहे हैं आप, वोटर निकलेगा कैसे? लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटा जाता है। अब अक्सर डिबेट के हमारे हिस्सा बनते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल में लोकतंत्र का प्रहरी खतरे में है, देश का वोटर खतरे में है। कोई कुछ बोलेगा या सब चुप रहेंगे? देखिए, हमेशा आपको याद दिलाऊं कि 2000 के बिहार चुनाव में अच्छी खासी हिंसा हुई थी। 2005 के फरवरी के चुनाव में और फिर नवंबर के चुनाव में हमने बिल्कुल चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए और चुनाव के पहले लगाइए, क्योंकि वोटर को धमकाने की कोशिश हो रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है कि चुनाव के पहले एक ऐसा हिंसात्मक माहौल फैला दो कि आम आदमी डर के मारे बूथ पे जाने से हिचके। ये 1 डिग्री और आगे बढ़ता है कि ये बूथ से भी आधा किलोमीटर दूर किसी सड़क पे बम विस्फोट करो, उसका एक हल्ला उड़ाओगे, जो भी बूथ पे निकलेगा तो समझ लो कि यहां पे बम फटेगा। और बंगाल ये से कोई नया नहीं है या छूता नहीं है, क्योंकि हम वहां पे 70 सीट पे हम लड़ रहे हैं और हम जानते हैं वहां पे क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे। आप साहब निकल नहीं सकते, आपको मार दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी आपके सामने टीएमसी के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे थे, अभी आपके सामने टीएमसी के प्रवक्ता जायसवाल साहब कह रहे थे कि बंगाल कुछ दिन तो गुजारिए बंगाल में। वो धर्मेंद्र प्रधान तो 1 दिन गुजारने का है बंगाल में और उनके रैली पर हमला हो गया। नहीं, सही बात है, वो बांग्लादेशी लोग कुछ दिन आके आराम से बंगाल में गुजार सकते हैं,
उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है। जवाब के लिए स्वतंत्र है। डॉक्टर अजय आलोक की बात का जवाब। ये बहुत ही निंदनीय बातें हैं सर। ये प्रवक्ता है कि इलेक्शन कमीशन पे चैलेंज कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को चैलेंज कर रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के आए जिन्होंने ये बातें अनर्गल बातें करी। सर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल 80% से ऊपर वोट होता है, गुजरात तो बहुत ही नॉर्मल राज्य है, वहां 63% वोट क्यों होता है? उत्तराखंड में 60% वोट क्यों होता है? यूपी में 59% वोट क्यों होता है? क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होती है बंगाल में 60% वोट क्यों होता है? सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। आप इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप लोग मिलके इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी नैतिकता पे चैलेंज कर रहे हैं। कौन से पुलिस है बंगाल गवर्नमेंट के पास भैया? हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बैठे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम सड़क पर बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्रांत है सर जहां बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम जितनी भी पार्टियां हो, और आपकी सर जेडीयू छोटी पार्टी भी क्यों ना हो, हम सबका सम्मान करते हैं सर। बंगाल की धरती एक अकेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री देश में है, उससे इतनी बौखलाई हुई है पूरी की भाजपा सरकार, पूरी की पूरी एनडीए। क्या तकलीफ है सर? हम कार्य का निर्वाह करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर सुनिए सर, नहीं सुनिए, आज हमारे प्रधान कार्यकर्ता, बीजेपी के सबसे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक बात बोली, सबके विश्वास। सर उन्होंने अपने मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने टीएमसी के निकाले हुए, टीएमसी के टीएमसी वाला है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए उनको डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। अब जब जवाब तो सुनिए। देन श्रीरूपा मित्रा मैडम, एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, अरे एक काम करेंगे बंधु, एक काम करेंगे, अरे बंधु एक काम, आवाज सुनिए ना, सुनिए तो सही, चलिए ना, मैं आप बंगाल में अरे मैं आपके सुनना भी पड़ेगा, मैं आपके चलेंगे। अरे बंगाल में क्यों नहीं रहेंगे आके? सुनिए तो सही जवाब। बंगाल हमारा बिल्कुल। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। प्रिय प्रांत है क्राइम में, अरे आप एक काम कीजिए ना, क्राइम में यूपी आगे है। सुनिए मानव जायसवाल, ये क्या तरीका है? डिबेट के अंदर दूसरे की वक्तव्य को सुनेंगे ना। आपने अपनी बात को रखा, 2.5 मिनट रखा आपने अपनी बात को। लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ। बोले डॉक्टर आलोक। मेरा आपसे एक ही निवेदन है बंधु, बंगाल अगर मेरा इनसे एक ही निवेदन है, बंगाल अगर इतना अच्छा है, इतना सुरक्षित है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप सम्मान करते हैं, सब पार्टियों का सम्मान करते हैं, तो कृपया आइए, आप भी चलिए हमारे साथ चुनाव आयोग और कहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्टिंग कल या परसों से कर दें, और मोहल्लों में भी करें, गलियों में भी करें, बूथ पे तो करें ही करें। बोलिए मानव जयसवाल, करते हैं आप, बोलिए नेशनल चैनल पे। सर इनको पता नहीं है, सर इनको पता नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी यहाँ पे चलन कर रही हैं, इनको पता नहीं है। अब ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनको ज्ञान नहीं है बंगाल का। नहीं, उनको छवि रखना चाहते हैं क्या? अरे बढ़ना चाहिए। अरे सर नेशनल पार्टी का अगर आपको छवि रखना है जेडीयू को, तो रखिए ना सर, क्या तकलीफ है? हमको कोई तकलीफ नहीं। सबसे कम सीटों वाली सरकार के आपको मुख्यमंत्री हैं बिहार में, आपको डबल इंजन चाहिए, आपको डबल इंजन बिहार में दिख रहा है। अरे बिहार पर बहस नहीं है, बंगाल पर है। बिहार का चुनाव हो चुका, हम बंगाल में स्वतंत्र रूप से चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्रता है, कोई गलती नहीं है, कोई इंजन सर यही तो भ्रम में जीने वालों को हर चीज भ्रमित दिखती है। समस्या यही है ना, चश्मा पहना है सर, वो चश्मा बीजेपी का चश्मा है सर, अरे हमने कहा चश्मा पहना हुआ, देश उतार रहा है वो चश्मा, मैंने तो चश्मा पहना हुआ नहीं है। उतार लीजिए सर, आप भी जल्दी उतार लीजिए। अब 2 तारीख को खुशमय जीवन होगा। 2 तारीख को पहले आपको गद्दी से 2 तारीख को पता लगेगा कि किसका चश्मा कहां से और कैसे उतरता है। लेकिन मेरे साथ मैडम है, मैडम माफी चाहता हूं, श्रीरूपा मित्रा आपको इंतजार कराया और चौधरी साहब आपको भी इंतजार कराया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन आपने टीएमसी को भी सुना। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बंगाल जीतूंगी और मैं फिर दिल्ली जाऊंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल जीत के बाद का प्लान भी डिक्लेयर कर दिया है। मैडम श्रीरूपा मित्रा जी,
ममता दीदी को सैल्यूट करते हैं हम, क्योंकि ममता दीदी ने, आप देखिएगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने हिंसा की राजनीति की, बम धमाके की राजनीति की, महिलाओं के इतनी बलात्कार हुई, इतनी बलात्कार और उसके ऊपर अत्याचार हुई, हत्या हुई महिलाओं को और बच्चों को। महिलाएं, जैसे मैं एक महिला हूं, चुनावी मैदान में इतनी ज्यादा महिलाएं अनसेफ फील कर रही हैं। और दीदी को बताना चाहूंगी कि बंगाल की बेटियां इस हिंसा की राजनीति अब नहीं करने देंगी। बंगाल की बेटियां दीदी को हराएंगी इस बार, और दीदी की सैल्यूट है। दीदी जो दिल्ली जाना चाहती है, जीतूंगी और दिल्ली से भी भगाऊंगी बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पर दीदी कह रही है, मैडम शिरूपा मित्रा जी, दीदी कह रही है कि मैं बंगाल तो जीत ही रही हूं, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली से भी भगाऊंगी मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को। दीदी को सैल्यूट करती हूँ। जैसे दीदी के पास जितने आज इस बार एमएलए होगा, उसको लेके दीदी अगर दिल्ली जीत सकते हैं, तो दीदी को इस बार बंगाल की बेटियां वो दिखा देंगे कैसे, क्या हालत है दीदी का। दीदी जो बोल रही है उसकी बात को हर व्यक्ति अभी हंस रहे हैं। आप गांव-गांव में जाइए, हमारी जो महिलाएं हैं, सारे महिला दीदी की बात सुन के हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि दीदी ऐसे बोलती रही है, दीदी ऐसे बोलती है, लेकिन वो सच्चाई में कुछ नहीं होती है। दीदी जो बोलती है उसकी रियलिटी में कुछ नहीं होती है। ये सब लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल में, ये चीज देख चुके हैं। साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जायसवाल साहब, शिरूपा मित्रा जी की बात का जवाब 40 सेकंड। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने दीदी को सल्यूट किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ महिला मुस्कुरा रही है। ये तो मुस्कुराना हमारे प्रांत का सबसे सुंदर है सर। रसगुल्ला और हमारे माताओं का मुस्कुराना ही से तो हमको जीवन है सर। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और सर ये जो बात बोलना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सर, प्रधान सर ने तो एलपीजी जीडीपी को तो बहुत अच्छे से संगठित किया है, और ये जो नए बीजेपी और पुराने बीजेपी की जो लड़ाई है उसको ये हमारे टीएमसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। इनसे तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि इनके पुराने कार्यकर्ता तो। और सर सुन लीजिए सर, जवाब तो महिलाएं देंगी, एलपीजी के लिए देंगी, डीजल के लिए देंगी, पेट्रोल के लिए देंगी, और हर जवाब नहीं। वो तो अपने परिवार को इस कोरोना काल से बाहर निकालने का जवाब 90 लाख महिलाएं, बंगाल की 90 लाख महिलाओं के आज चूल्हा से नहीं खाना बनाना पड़ता है। बौखला गई इंडियन गवर्नमेंट, बौखला गई है। कोई तकलीफ नहीं है सर, हम सच हैं। हमने अच्छा जायसवाल साहब बोलने दीजिए 30 सेकंड, हम बोलने दीजिए 30 सेकंड अब उनको भी। अरे सर खत्म ही नहीं करने देते सर। अरे आप खत्म ही नहीं करते ना, दिक्कत तो यही है। शिरूपा मित्रा 30 सेकंड। शो में मौका मिलता है सर तो बोल देते हैं, और देखिए वो बोल नहीं रहे, हमको मौका दे दीजिए, हम बोल देंगे। बंगाल में देंगे अपने प्रांत की बातें। बंगाल अच्छा बोल रही है वो भी। बंगाल में 90 लाख महिलाओं को आज चूल्हा में खाना नहीं बनाने पड़ते हैं। उन्होंने उज्ज्वला गैस ली है, और गांव-गांव में उज्ज्वला दीदियां का जो जय विजय देख रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे कर रही है। आज बंगाल की जनता ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो उन्नयन के विकास की जहाज हो वो बंगाल में भी आए, और बंगाल की घर घर में रोशनी हो, बंगाल की घर घर में रोजगार हो। ये चाहते हैं, बंगाल के माताएं ये चाहती हैं। ठीक है चौधरी साहब का मैं रुख करता हूँ, कांग्रेस का रुख करता हूँ। हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई के अंदर अभी इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन चौधरी साहब आधा घंटा से मैं सुन रहा था। हाँ बिल्कुल, अभी आपको, अभी दादा आप ही को बोलने देगा, अभी आप ही को बोलने देंगे, आप चिंता मत करिए। अब क्या कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बड़े कंफ्यूजन के दौर में है। आपके सहयोगी एनसीपी हो, आरजेडी हो, ये सब कह रहे हैं दीदी को जिता दो। आपके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप गठबंधन में हमारे साथ हैं, जितवाने के लिए उनको लगे हुए हैं। आपके एक स्टार प्रचारक पिछले दिनों हमारे कार्यक्रम में थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी बोला कि दीदी तो बड़ी अच्छी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि दीदी को हराना है या दीदी को जिताना है? तो पब्लिक आपको क्यों वोट डालेगी? अगर उन्होंने दीदी के खिलाफ ही वोट डालना होगा तो आपको वोट क्यों डालेगी? आपकी पार्टी में कंफ्यूजन भरा पड़ा। अमीश जी चौधरी साहब। अमीश जी, मैं आधा घंटा से आपका बातें सुन रहा था, आपके कार्यकर्ता के लोगों का बातें सुन रहा था। जिस तरह से आप एजेंडा सेट करना चाह रहे हो बंगाल के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, अभी आखिरकार जो आपने समय दिया है
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहली बात आप सुन लीजिए, यहाँ पे ये दीदी जो है कि ये कांग्रेस की प्रोडक्ट ही है। आज 2011 से लेकर 2020 तक उन्होंने शासन में आया, कांग्रेस का बलबूते पे ही आया है, और आने के बाद में सबसे पहला खंजर कांग्रेस को ही मारा है। इसीलिए बंगाल में कांग्रेस करने वाले जितना भी कार्यकर्ता या जितना भी नेतृत्व है, ये कभी भी दीदी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका राजनीति को कभी भी मानेंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट, उनका एक नारा है विरोधी सुन लो। 2018 में जब हमारा कार्यकर्ता को नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दिया गया, उसी औरत को, उसी पार्टी को कभी भी कांग्रेस पार्टी बंगाल में सपोर्ट नहीं कर सकती है। एनसीपी हो, आरजेडी हो और कोई भी पार्टी, उनका अपना अपना कंपल्शन है, राजनीतिक कंपल्शन है, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल में और शैलभ। अच्छा ठीक है, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कांग्रेस को। डॉक्टर आलोक बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो पूरे देश को हंसी आ जाती है कि भ्रष्टाचार की जननी कह रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने वाले के जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता अभी तक बंगाल आए ही नहीं। राहुल गांधी गायब, प्रियंका गायब, सोनिया गायब। अब किसी को अध्यक्ष बना लीजिए, कम से कम आपका नेता तो क्या तो पदार्पण हो जाएगा बंगाल में। इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले तो ये जवाब दे दे कि लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं केरला में। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, और आपके पार्टनर कौन है भैया बंगाल में? पूरा देश जानता है। केरला में कौन है आपका पार्टनर? तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ कीजिएगा तो किस मुंह से आप चुनाव में जाइएगा? इसलिए शर्म के मारे आपके नेता भी बंगाल नहीं आ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमित जी आपके प्रोग्राम पे भी बहुत गंदी बात हुई है। जायसवाल साहब ने बहुत गंदी बात कही है। आज इन्होंने भाषा बोली है सेपरेटिस्ट वाली। इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बौखला गई है। ये भारत सरकार, ये आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बौखला गई है, ये सेपरेटिस्ट बोलते हैं कश्मीर में। आप मानसिकता देखिए किधर जा रही है बंगाल की। जो मैंने कहा कि बांग्लादेशियों को आके बैठा लेते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तभी ऐसी मानसिकता और ऐसी भाषा निकलती है। ये देश की सरकार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। सर साहब बहादुर, थोड़ा सा अपने विचार बदलिए। ऐसे आप तो 2 तारीख को तो सही बात है, 2 तारीख को आपको गद्दी से उतार देंगे। और सही दीदी ने सही कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि इतने एमएलए आ जाएंगे आपको कि दीदी को राज्यसभा भेज सकिएगा, फिर दीदी जाके राज्यसभा में लड़ेंगी, वहां पर अच्छा रहेगा। ओके, मानव जायसवाल, आप सेपरेटिस्ट की भाषा बोल रहे हैं, अजय आलोक कह रहे हैं, और दीदी के पास इतने एमएलए आ जाएंगे उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, वो दिल्ली वाकई आ जाएंगी। जवाब सर बोलिए जायसवाल साहब। सुन लीजिए, ये इन कोर्ट्स की बातें कर रहे हैं हम, और जो प्रधानमंत्री आके हमारे प्रांत में जब प्रधानमंत्री आते हैं और बीजेपी के स्टेज से प्रधानमंत्री वक्ता देते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वक्ता देते हैं, पहले हमको इसका प्रमाण दीजिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जब हमारे होम मिनिस्टर आते हैं और जब वो कोई भाषण देते हैं तो वो होम मिनिस्टर होते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में बोलते हैं? तो सर आप इसको क्लियर कर लीजिए। और जहां तक ये बात करते हैं कांग्रेस और जोट या जो भी, सर जेडीयू की बीजेपी की जुटी हुई सरकार है, जेडीयू की बीजेपी की जुटी हुई सरकार है दिल्ली में। बंगाल में कौन सा शेयर रेशियो चल रहा है आपका, बता दीजिए। तीसरी बात मैं सर आपसे बोलना चाहता हूं, जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने दुर्गा पूजा के लिए बोला था, सर थोड़ा क्षमता दीजिए सर, मैंने आपको सुना है सर, रुक जाइए सर, क्षमता रखिए सर सुनने की। आप बड़े हैं, क्षमता रखिए सर, क्षमता रखिए सर, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, क्षमता रखिए सर, क्षमता रखिए। सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, मैं दुर्गा पूजा के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ब्रेक के लिए इंडियन हूं, मत बोलिए, मैं इंडियन हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप आर पार देख रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। कम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में श्री रूपा मित्रा, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, चौधरी साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और मेरे साथ इस चर्चा में मानव जायसवाल इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है टीएमसी के। मैं आपके पास आता हूं चौधरी साहब, कांग्रेस का प्लान क्या है? क्योंकि अभी तक कोई बड़ा नेता वहां पर प्रचार करने आया नहीं है। बंगाल के रक्त चरित्र पे कांग्रेस बंगाल में तो बोलती है, लेकिन दिल्ली आते आते कांग्रेस क्यों चुप हो जाती है? ऐसा क्यों? अनिल जी, आप शायद महाभारत देखे नहीं हो। अच्छा। महाभारत में करोड़ों सैनिक लेकर कौरव जाकर फिर भी पांडवों से हार गए।
ये बात तो आप स्वीकारते हैं। रहा बात बंगाल का, जो हकीकत है आज के डेट, वो ये है कि ममता बनर्जी का एक नारा था, विरोधी शून्य, बांग्ला में बोलते हैं इसको, कि विरोधी को यहाँ पे जीरो कर दो, यहाँ पे कोई विरोधी का जगह नहीं। वो उनका एजेंडा था 2011 में, जब हमसे सत्ता में आने के लिए उन्होंने हमारे साथ देकर लड़ाई की, वाम को हटाए थे। आते ही उन्होंने पहला खंजर मारा था, कांग्रेस दल को ही खंजर मारा। 2015 का जितना भी निर्वाचन हुआ, 2016 में हुआ, 2018 में हुआ, सब में हमने देखा है कि इनका एक एटीट्यूड होता है बंगाल में कि विरोधी को किसी तरह से भी जगह मत दो, स्पेस मत दो राजनीति करने के लिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप बंगाल के नेता बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप अपनी बात को रख रहे हैं, आपका हक है अपनी बात को, बंगाल के नेता बोलते हैं, लेकिन आप दिल्ली में क्यों भूल जाते हैं ये बात? और अभी आपने महाभारत की कहानी बताई, तो महाभारत की कहानी का हिस्सा ये भी था, चौधरी साहब आपको अगर मेरा ऑडियो आ रहा है, महाभारत की कहानी का हिस्सा ये भी था कि कौरव अगर फौज के साथ खड़े थे तो पांडव भी अपनी फौज के साथ खड़े थे। लेकिन आपकी फौज कहां है? आपका सेनापति कहां है? सवाल इस पर था मेरा, चौधरी साहब। आमिर जी, जब राहुल गांधी हर एक बात उठाते, आप एक भी बहस किए हो? करे, कल ही करे। अरे दिल्ली से लेकर बंगाल के नेताओं में एक बात कॉमन है, मीडिया के ऊपर जरूर वो कुछ बोलते हैं, लेकिन चौधरी साहब कल ही मैंने राहुल गांधी ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया प्रोफेसर को, जिसमें बोल रहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो बराबर है सद्दाम हुसैन के देश के और लीबिया के, उस पर मैंने चर्चा करी है, मोहम्मद गद्दाफी के देश के बराबर है, उसमें मैंने चर्चा करी है। ओके अजय आलोक, आपने एक प्रीसेट, अरे देखिए मेरा सवाल आपसे, अरे राहुल जी बहुत बड़े नेता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल जी बंगाल आए या नहीं आए? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो कब आएंगे? बंगाल, प्रियंका जी बंगाल आएंगी तो कब आएंगी? क्यों नहीं आएंगे? 30 स्टार कैंपेनर का लिस्ट आप सब मीडिया को दे दिया गया, उसमें प्रियंका गांधी जी भी है, नाम है, मैं पूछ रहा हूं कब आएंगे? राहुल गांधी भी। अब हमारे पास तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इतना पैसा है नहीं, हमारे पास तो पीएम केयर्स का इतना पैसा नहीं है कि भाई हर रोज 10 अजय आलोक 40 सेकंड्स। अरे कहां अमित जी कहां आप चौधरी साहब के पीछे पड़ गए? राहुल कब आएंगे? चौधरी साहब कह तो रहे हैं स्टार कैंपेनर की लिस्ट दे दी है, अब रोज रात में तारा निकलता ही है, बंगाल के लोग देख लेंगे, स्टार हैं, आसमान पे चमकते रहते हैं। आ गए राहुल गांधी, आप भी कह रहे हैं कब आएंगे? स्टार कैंपेनर है भाई, आसमान में चमकते रहते हैं। शुक्रिया बंगाल की जनता, राहुल गांधी। मेरे पास चर्चा का फिलहाल इतना ही समय है, मैं माफी चाहता हूं बाकी दो मेहमानों के पास नहीं जा पाया, लेकिन आज के निष्कर्ष है ये कि बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डराने से धमकाने से शायद नेता ये भूल जाते हैं, जनता जब बदलाव के मूड में होती है तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको हिंसा उत्तर प्रदेश में दिखती है, ओडिशा में दिखती है, बिहार में दिखती है, बाकी देश के राज्यों में दिखती है, तो दिल्ली में क्यों नहीं दिखती जब बंगाल में हिंसा होती है? क्यों सब चुप हो जाते हैं? ये सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं इस बहस का